नमस्कार मित्रों, मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सारणी के पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सारणी का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अगर हमारे पास एक क्रम, दो क्रम या तीन क्रम की सारणी है तो प्रसार विधि के द्वारा हमने उसका मान ज्ञात करना सीखा था। उदाहरण के लिए जैसे ये एक सारणी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमने 6 तरीके से कि पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार, दूसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसार, तीसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसार, पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ के अनुदिश प्रसार विधि, इस विधि से हमने इसका मान ज्ञात किया था जो कि हमें 0 प्राप्त हो रहा था। अब हम देखते हैं कि सारणी का मान ज्ञात करने का जो एक और तरीका है वो कहलाता है सारूष चित्र। उसको हम कहते हैं सारूष चित्र या सारूष डायग्राम। सारूष डायग्राम से किस प्रकार से सारणी का मान ज्ञात किया जाता है, इसके लिए हम सबसे पहले जो तृतीय क्रम की सारणी है वो यहां लिखते हैं। और उसके बाद में जो पहली वाली दोनों पंक्तियां हैं उनका रिपीट करते हैं, यानी कि पहली वाली दोनों स्तंभों को, पंक्तियां नहीं, पहली और दूसरी जो स्तंभ है उनको रिपीट करते हैं 1 4 7 2 5 8। और उसके बाद में हम मुख्य विकर्ण से लेते हुए इनके गुणनफल, जैसे 1 5 और 9, 1 गुणा 5 गुणा 9 प्लस 2 गुणा 6 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 4 गुणा 8, यानी कि मुख्य विकर्ण से चलते हुए देखो ये एक चित्र सा बन रहा है। तो हम इसको देख रहे हैं कि 1 5 9 को गुणा करना है, प्लस 2 6 7 को गुणा करना है, प्लस 3 4 8 को गुणा करना है, और इसमें से हमें घटा देना है यहां से मतलब 7 5 3, 7 गुणा 5 गुणा 3 प्लस 8 गुणा 6 गुणा 1 प्लस 9 गुणा 4 गुणा 2 को, यानी कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं इस प्रकार से यहां से चलते हुए इनके गुणनफल का योग और उसमें से नीचे से विकर्ण की ओर चलेंगे तो इनके गुणनफलों का योग करके हमें अंतर करना है। और जब हम दोनों का अंतर करते हैं तो इस सारणी का मान वही प्राप्त होता है जो कि हमें प्रसार विधि से मान प्राप्त हुआ था। जैसे इसमें प्रसार विधि से हमें इसका मान 0 प्राप्त हुआ था, हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो यहाँ भी इस तरीके से करने पर जब आप इसको सरल करोगे, इसको सरल करने पर इसका जो मान आएगा वो 0 ही प्राप्त होगा। ये आपका तरीका कहलाता है सारूष डायग्राम, सारूष चित्र। तो सारूष डायग्राम की सहायता से हम किसी भी सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। एक बार फिर से देखते हैं, मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं उनको गुणा करते जाते हैं और योग माइनस 7 5 3 8 6 1 9 4 2, कोई भी सारणी है हमारे पास तीसरे क्रम की, तो उसका सारूष चित्र इस प्रकार से बना के हम उसका मान ज्ञात करते हैं। अब आगे देखें, आगे जो आता है वो है सारणी के उप सारणी और सहखंड। सारूष चित्र के बाद में आता है सारणी के उप सारणिक तथा सहखंड। उप सारणिक जिसको कि हम माइनर बोलते हैं, माइनर, और सहखंड जिसको हम कोफैक्टर बोलते हैं।
दो चीजें हैं, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये ध्यान रखें, कोफैक्टर को हिंदी में हम सहखंड बोलते हैं। और एक आगे आएगा अपने पास सहखंडज। सहखंडज जिसको कि हम एडजॉइंट बोलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सहखंड अलग है, सहखंडज अलग है। क्या है सहखंडज, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे आगे वाले वीडियो में जब इसकी बारी आएगी। अभी हम चर्चा करेंगे उप सारणी की और सहखंड की, यानी कि माइनर की और कोफैक्टर की। तो माइनर क्या होता है और सहखंड यानी कि कोफैक्टर क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करें। तो इनके बारे में चर्चा करने के लिए मैं पहले आपके पास एक द्वितीय क्रम की सारणी ले लेता हूं। हम द्वितीय क्रम की सारणी से प्रारंभ करते हैं, जैसे 1 3 5 7, या मान लो मैंने ले लिया 1 3 -5 और 7। हम कुछ भी एक द्वितीय क्रम की सारणी ले सकते हैं, क्योंकि हमें समझना है उप सारणी किसे कहते हैं और सहखंड किसे कहते हैं। देखो उप सारणी जो होता है वो अवयवों का होता है। अब अवयव कौन से होते हैं, जो सारणी के जो ये है 1 3 -5 और 7, ये सारणी के अवयव कहलाते हैं। उप सारणी जो होता है अवयवों का होता है, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूं कि 1 की उप सारणी क्या, 1 का उप सारणी क्या है। तो 1 का उप सारणी क्या, 1 की उप सारणी क्या है। देखो आप 1 को हाइड करो और 1 को हाइड करने के साथ साथ में 1 के रो और कॉलम दोनों को हाइड करते हैं, दोनों को छुपाते हैं। तो जो बचेगा वो क्या आएगा, वो है अपना 7। तो ये 7 कहलाएगा। उप सारणी का जो सिंबल है हम इसको m से डिनोट करते हैं, माइनर है तो ये m जो आएगा, लेकिन ये पहले अवयव का है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि m1 1 का मतलब इस अवयव की बात चल रही है जो पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो संगत अवयव है वो m11 है, और उसका मान कितना हो गया 7। उसके बाद में मैं लिखूं कि 3 का उप सारणी। तो 3 का उप सारणी कैसे आएगा, 3 वाली रो कॉलम को जब हम हाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे -5 आ रहा है, जो कि 3 का उप सारणी का। 3 जो अवयव है वो कौन से नंबर पे है, वो है m12 पे। तो हम लिखेंगे m12 और m12 का मान -5 आएगा। इसी प्रकार से -5 का उप सारणी, तो -5 का उप सारणी इसको हाइड करेंगे तो 3, और 7 का उप सारणी ये आ जाएगा 1, यानी कि m21 का मान 3 आएगा और m22 का मान 1 आएगा। तो ये जो है m11 m12 m21 m22 ये हमारे सारणी के उप सारणी कहलाते हैं, या सारणिकों के संगत अवयवों के उप सारणी के। यहाँ से हमें ये पता लग रहा है 1 का मतलब जो पहला अवयव है इसका उप सारणी कितना है। m12 का मतलब पहली रो और दूसरी कॉलम का जो कॉमन एलिमेंट है उसका उप सारणी का मान कितना है, m21 m22, इनके उप सारणी के मान हमने ज्ञात किए हैं। अब बात आती है सहखंड की। तो सहखंड जो होता है, पहली बात तो ये कि सहखंड यानी कि कोफैक्टर, उसको हम मेनली f से डिनोट करते हैं। हो सकता है इसका संकेत कुछ और भी दे सकता है, लेकिन हम साधारणतः फैक्टर से है तो हम इसको f से। और रही बात f की, तो वैसे ही f11 f12 f21 और f22 ये हम ज्ञात करेंगे। f11 f12 f21 और f22 ये ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं, इनमें और इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। जो संख्यात्मक मान है, जो इनका संख्यात्मक मान है वो वैसा ही रह जाएगा जो कि माइनस का है। तो एक बार मैं संख्यात्मक मान वो का वो लिख देता हूँ 7 -5 3 और 1, लेकिन इनमें कुछ में चिन्ह का बदलाव होगा। वो चिन्ह का बदलाव क्या होगा, वो चिन्ह का बदलाव के लिए आपको लिखना है -1 की पावर। -1 की पावर कितनी लिखेंगे, ये वाले 1 + 1। -1 की पावर 1 + 1 का मतलब हो गया -1 की पावर 2, और -1 की पावर 2 का मतलब 1 ही आता है, तो इसका मान 7। कहने का मतलब क्या है, f11 जो है उसका मान m11 के बराबर ही रह गया।
इसी प्रकार से हम F12 देखते हैं, तो इसके आगे भी क्या लिखेंगे, -1 की पावर कितनी 1 + 2, यानी कि 1 + 2 का मतलब -1 की पावर 3 इंटू -5, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3 का मतलब हो गया -1, और -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि माइनर का मान यानी कि उप सारणिक का मान -5 है, जबकि सेकंड का मान 5 है, यहाँ अंतर आ गया है। ठीक इसी प्रकार से F21 देखना है हमें, तो जो माइनर आपके पास आया है, जो उप सारणी का मान आया है, उसके आगे हम लगाएंगे -1 की पावर 2 + 1, यानी कि -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 का मान जो आता है वो -1 ही आता है, तो इसका मान -3, तो इसमें और इसमें भी बदलाव आ गया। ठीक है, आगे F22 देखते हैं, तो इसका क्या लगाएंगे, -1 की पावर 2 + 2, यानी कि -1 की पावर 4 इंटू 1, ये आ गया आपका 1, ये मान समान आ गया। तो कहने का मतलब यही है कि माइनर और कोफैक्टर यानी कि उप सारणिक का जो मान है और जो सहखंड का मान है, वो संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन कुछ एक में चिन्ह बदल जाते हैं। और ये चिन्ह बदलते कैसे हैं, ये चिन्ह इस प्रकार से बदलते हैं कि आपके पास जो संगत अवयव है उसको -1 की पावर पे लिखना है, यानी कि इसका बेसिक अगर हम देखें तो Fij जो होता है वो बराबर होता है -1 की पावर I + j इंटू Mij। ये आप इसका एक फॉर्मूला टाइप मान सकते हो कि भाई हमें अगर माइनर ज्ञात हो तो हम कोफैक्टर यानी कि सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास उप सारणी का मान हो तो उससे हम सहखंड का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि किसी भी सहखंड का मान ज्ञात करना हो तो हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दूसरा तरीका आप ये भी देख सकते हो, आप क्या करो, सबसे पहले जो माइनर्स हैं, जैसे मान लो कि मुझे ज्ञात करना है F11, F12, F21, F22, आप पहले यही मान नोट कर लो, 7 - 5 3 और 1। अब बात तो केवल प्लस माइनस की है कि किसी में प्लस आएगा तो वैसे ही रह जाएगा, माइनस आएगा तो चेंज करना है। तो देखो आप इसको जोड़ो, 1 + 1 2, 2 एक सम संख्या है, अगर सम संख्या आती है तो चेंज मत करो, तो 2 1 + 1 का मतलब 2, 2 एक सम संख्या है, तो आपका जो साइन है वो एज इट इज रह जाएगा। अगर विषम आता है तो चेंज कर दो, कैसे, जैसे 1 + 2 3, 3 आ गया, 3 आने का मतलब एक विषम संख्या आ गई, तो जो चिन्ह है उसको बदल दो, यानी कि -5 को हम +5 कर देंगे। यहाँ देखते हैं F21, 2 + 1, 2 + 1 3, 3 फिर से एक विषम संख्या है, तो जो 3 है ये भी बदल जाएगा और इसके आगे माइनस लग जाएगा। F22, 2 + 2 4, तो 4 आया है तो ये एक सम संख्या आ गई, सम संख्या आने का मतलब इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। और अगर इसके पैटर्न के हिसाब से देखें तो इसका पैटर्न है कि Fij यानी कि सहखंड ज्ञात करने के लिए हम पहले उप सारणी ज्ञात करेंगे और उप सारणी के आगे -1 की पावर I + j करेंगे। I + j वही चीज है कि अगर सम आया तो -1 की पावर अगर सम आती है तो 1 आता है, -1 की पावर विषम आती है तो -1 आता है। तो इस प्रकार से हम ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको डायरेक्टली करना चाहें तो हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे हैं कि सारणी की उप सारणी और सहखंड। अभी हमने द्वितीय कोटि का लिया है, जो हमने सारणी ली है वो द्वितीय कोटि की है। अगर हम तृतीय कोटि की सारणी लें तो उसमें हम किस प्रकार से सहखंड और उप सारणी ज्ञात करेंगे ये भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज इसके अंदर आती है कि जो सारणी का मान हमने ज्ञात किया है, इस सारणी का मान अगर हम ज्ञात करें तो हम कैसे करते हैं। इस सारणी का जो मान आया है, इस सारणी का मान आएगा 1 × 7 -3 × -5, यानी कि जब 2 क्रम की एक सारणी हमारे पास है, जब 2 क्रम की सारणी का है, यानी कि डिटरमिनेंट a का जो मान आएगा वो आएगा 1 × 7। हमें पता है कि हम सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, 1 × 7 -3 × -5, यानी कि ये मान आ जाएगा 7 + 15 22, ये मान आ गया हमारे पास 22। कहने का मतलब इस सारणी का जो मान आता है वो 22 आता है। लेकिन यहाँ मेरे बताने का मतलब ये है कि हम सहखंड के द्वारा भी सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे,
पहली बात, सारणी का जो मान है इसको हम डिटरमिनेंट ए या डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसको हम डेल्टा या DET ए भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा DET ए, डिटरमिनेंट ए और ये डिटरमिनेंट ए। इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तीनों ही बातें, ये तीनों ही संकेत सारणी के मान को इंगित करती है कि सारणी का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास सारणी का मान 22 आया है। अगर सहखंड के द्वारा ज्ञात करना हो तो सहखंडों को संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ना होता है, यानी कि A11 F11 प्लस A12 F12। इसमें दो ही अवयव है एक पंक्ति में, तो क्या आ जाएगा A11 F11। ये जो मान आएगा ये भी सारणी का ही आएगा। कैसे आएगा? A11 का जो मान है वो 1 है, F11 का जो मान है वो 7 है, प्लस A12 का जो मान है वो 3 है और F12 का जो मान है वो 5 है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका मान 22। और ऐसे जरूरी नहीं है कि हम पहली पंक्ति को लेके ही चलें, हम दूसरी पंक्ति को लेके भी चलेंगे तो भी इसका मान वही आएगा। कैसे आएगा? देखो अगर हम दूसरी पंक्ति को लेते हैं तो मैं यहाँ लिखूंगा A21 F21 प्लस A22 F22, यानी कि A21 F21 प्लस A22 F22। ये जो मान देखो कितना आएगा, A21 का मान है -5 और -5 को गुणा करना है F21 से जो कि है -3, प्लस A22 का मान 7 इंटू F22, यानी कि ये कितना आएगा 1। तो ये जो मान है ये भी कितना आ गया 22। ये तो हमने लिया है पहली पंक्ति के सहखंड से, और अभी जो दूसरा लिया है वो लिया है हमने दूसरी पंक्ति के सहखंड से। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम पंक्तियां लें, हम स्तंभ भी ले सकते हैं। जब हम स्तंभ लेंगे तो देखो क्या आता है, जैसे मान लो मैंने पहला स्तंभ लिया ये वाला, तो मैं ये कहूंगा डेल्टा या डिटरमिनेंट ए या फिर डिटरमिनेंट ए। इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा A11 F11 प्लस A21 F21। तो A11 का जो मान है वो 1 है और F11 का जो मान है वो 7 है, प्लस A21 का मान -5 है और F21 का मान -3 है। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो भी इसका मान 22 ही आता है। या फिर हम एक अन्य तरीका जो कि है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इससे भी हम कर सकते हैं कि ये कौन सा जो है A12, तो A12 F12 प्लस इसमें क्या आ जाएगा A22 F22, यानी कि ऐसे। तो इसका मान भी जब हम ज्ञात करेंगे कि A12 का मान 3 है और F12 का मान हमारे पास 5 है, प्लस A22 का मान 7 है और F22 का मान 1 है, तब भी इसका मान हमारे पास 22 आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सहखंड के द्वारा, जैसे मान लो कि सवाल ये आ जाए निम्न सारणी का मान सहखंडों की सहायता से ज्ञात कीजिए, तो हमें प्रसार नहीं करना है, हम इस प्रकार से प्रसार नहीं करेंगे। ये आ जाए कि दी गई सारणी का मान प्रथम पंक्ति के सहखंडों से ज्ञात कीजिए, तो हम पहली पंक्ति के सहखंड यानी कि इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अगर सवाल में ये आता है कि दी गई सारणी का मान दूसरी पंक्ति के सहखंडों के सहायता से ज्ञात कीजिए, तो ये रहा दूसरी पंक्ति के सहखंडों की सहायता से। अगर सवाल में ये लिखा हुआ है कि दी गई सारणी का मान पहले स्तंभ के सहखंडों की सहायता से ज्ञात कीजिए, तो ये रहा, हमें ये करना है। और अगर दूसरी स्तंभ के सहखंडों से करना हो तो इस प्रकार से, इसमें और कोई पंक्ति नहीं है और कोई स्तंभ नहीं है, तो इसके अलावा हम मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे, केवल इन 4 तरीकों से। ये बात आती है जब आपके पास 2 क्रम की सारणी हो। 3 क्रम की सारणी के लिए भी हम आगे देखेंगे। तो पहले यहाँ वापस देखते हैं कि सबसे पहले माइनर और कोफैक्टर क्या है। अगर हमें माइनर ज्ञात करने हैं तो 1 का माइनर ज्ञात करने के लिए 1 से संबंधित जो पंक्ति और स्तंभ है उसको ढक लेते हैं, तो जो मान आता है वो उसके माइनर आ जाएंगे। जैसे 1 का माइनर 7, 3 का माइनर -5, -5 का माइनर 3 और 7 का माइनर 1।
ये आपके उप सारणिक आ गए। उप सारणिक के आगे -1 की पावर i प्लस j करके, यानी कि सम और विषम चेक कर सकते हैं कि अगर सम आता है तो माइनस ही आपका कोफैक्टर है, यानी कि सहखंड ही आपका उप सारणिक होगा, यह उप सारणिक ही आपका सहखंड है। और अगर माइनस का चिन्ह आता है या विषम आता है तो हम कहते हैं उसका चिन्ह बदल देंगे, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद में हमने ये देखा कि सहखंडों की सहायता से हम किस प्रकार से किसी भी सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपके पास सहखंड दिए गए हैं तो हम उनकी सहायता से किसी सारणिक का मान निम्न प्रकार से हमने ज्ञात किया है और हम ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज हो जाती है कि अगर मैं ये कर देता हूं कि A11 और इसको F21 यानी कि इससे गुणा प्लस A12 यानी कि इस अवयव को इसके कोफैक्टर से गुणा F22 से गुणा कर देता हूं तो डिटरमिनेंट या सारणी तो हमें मान कितना प्राप्त होगा। तो यहां हम देखें कि A11 का मान कितना है। A11 का मान हमारे पास 1 है और F21 का मान हमारे पास -3 है, प्लस A12 का मान हमारे पास 3 है और F22 का मान हमारे पास 1 है, यानी कि ये आएगा -3 + 3 = 0। तो सीधी सी बात ये है कि अगर हम इस सारणी की किसी पंक्ति के सहखंडों को उनके संगत अवयव से गुणा करके योग करते हैं तब तो हमारे पास सारणी का मान आता है, जैसे यहाँ आया हुआ है। चाहे वो पंक्ति है तो पंक्ति के सहखंड, स्तंभ है तो स्तंभ के। लेकिन अगर हम उसकी दूसरी पंक्ति से गुणा करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहली पंक्ति ली है, ये पहली पंक्ति के अवयव है और जो सहखंड लिए हैं वो दूसरी पंक्ति के हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे A11 और A21 यानी कि पहला स्तंभ लेता हूँ, मैं यहाँ पे पहला स्तंभ लेता हूँ और उन पहले स्तंभ के जो संगत अवयव है उनको मैं गुणा कर देता हूँ दूसरे स्तंभ के संगत सहखंडों से, तो क्या आता है, यानी कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ A11 और यहाँ का जो F है यानी कि F21 से मैं इसको गुणा कर देता हूँ, यहाँ F22 से इसको मैं गुणा कर देता हूँ, तो क्या आता है। तो A11 का जो मान है वो 1 है, F21 का जो मान है वो -3 है, A21 का मान कितना है -5 और F22 का मान 1। एक बार फिर देखते हैं A11 यानी कि ये, और मुझे इसको गुणा करना है F12 से, 12 से, ये जो अवयव आएगा ये 12 आएगा और F12 का मान 5 है। इसी प्रकार से A21 यानी कि ये वाला अवयव और इसको गुणा करूंगा मैं इसके संगत सहखंड से जो कि है F22, तो उसका मान आएगा ये 5 - 5 0। तो कहने का मतलब इतना ही है कि अगर हम सहखंडों को उनके संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ते हैं तब तो हमें सारणी का मान प्राप्त होता है, लेकिन यदि हम उनके संगत सहखंडों से गुणा नहीं करके उसके आगे वाली पंक्ति आगे वाले स्तंभ से गुणा करते हैं तो उसका मान हमें हमेशा 0 प्राप्त होगा। ये भी एक सारणी की प्रॉपर्टी के रूप में ही हम याद कर सकते हैं कि अगर किसी सारणी के सहखंडों को उनके संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ा जाए तो हमें सारणी का मान प्राप्त होता है, परंतु अगर हम उनके संगत स्तंभ या पंक्ति से गुणा न करके अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों से गुणा करते हैं तो हमें सारणी का मान न मिलके हमेशा 0 प्राप्त होगा, जो कि सारणी का मान नहीं है, क्योंकि हमें पता है सारणी का मान तो कितना आ रहा है 22 आ रहा है और हमें यहाँ कितना मिल रहा है 0। तो ये सारणी का मान नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी है कि अगर अवयवों को उनके संगत सहखंडों से गुणा न करके आगे वाली पंक्ति या पीछे वाली पंक्ति के सहखंडों से गुणा करते हैं तो हमें हमेशा 0 प्राप्त होता है। ये था 2 क्रम की सारणी का सहखंड सहखंड ज्ञात करना, उप सारणी ज्ञात करना और उनसे सारणी का मान ज्ञात करना। अब हम देखेंगे 3 क्रम की सारणी का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। 3 क्रम की सारणी के लिए हम एक सारणी ले लेते हैं। जैसे एक सारणिक है 1 2 0
3 2 1, मैं अलग लिख लेता हूँ, 1 2 0 3 -1 1 2 1 -3। जैसे मान लो कि ये मैंने सारणी ली है, हम कुछ भी सारणी, कोई भी सारणी ले सकते हैं। यहाँ पे जो सारणी ली है वो 3/3 यानी कि 3 की सारणी का है। अब मुझे ये कह दिया कि M11, देखिए M11 का मतलब जो पहला अवयव है उसका उप सारणी का मान, तो वही चीज है, इसको हाइड करेंगे जैसे हमने 2/2 में देखा था, और इसको हाइड करेंगे। जब हम इनको हाइड करते हैं तब भी हमारे पास क्या है, एक सारणी आती है। M11 अगर हमें ज्ञात करना है, M का मतलब हम उप सारणी का मान ज्ञात कर रहे हैं कि संगत अवयवों के उप सारणी का मान कितना आता है। यहाँ पे M11 का जो मान है वो इस अवयव की उप सारणी हमें ज्ञात करनी है, तो इसको और इसको हाइड करने के बाद में -1 1 1 और -3 आया है, तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 -1 यानी कि 2। अब हम देखते हैं M12 का मतलब ये वाला, इस अवयव का उप सारणी, तो इसको और इसको हाइड करते हैं तो बचेगा 3 1 2 और -3, 3 1 2 और -3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -9 और -2 यानी कि -11। इसी प्रकार से M13 हम देखते हैं, M13 का मतलब ये, M13 का मान आ जाएगा 3 -1 2 और 1। याद रखें हम इन अवयवों से गुणा नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल क्या कर रहे हैं, इन अवयवों को हाइड करने के बाद में जो अवयव बचते हैं उनकी सारणी, जो कि आपकी उप सारणी कहलाती है, तो ये मान आ जाएगा 3 + 2 यानी कि 5। M13 के बाद में नंबर आता है M21 का, जो कि 3 है, तो इसका उप सारणी ज्ञात करने के लिए ये और ये हाइड करेंगे, तो 2 0 1 -3, इसका मान आ जाएगा -6। M22 का मान ज्ञात करेंगे यानी कि -1 के लिए, तो इसको और इसको हाइड करेंगे हम, बचेगा 1 0 2 -3, और जब इसका मान ज्ञात करते हैं तो इसका मान आता है -3। इसी प्रकार से M23 जो कि सेकेंड पंक्ति का अंतिम अवयव है, इसका ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 2 1, और इसका मान आ जाएगा 1 -4 जो कि -3 है। अब इसकी बारी आती है, ये अपना M31 जो तीसरी पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, M31 आएगा, तो इसको और इसको हाइड करेंगे, हाइड करने के बाद में क्या आया है, 2 0 -1 और 1 यानी कि इसका मान आ जाएगा 2। M32 की बात करें, M32 यानी कि 1 के लिए, तो इसको हाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 3 1 यानी कि इसका मान आएगा 1, और M33 का मान ज्ञात करें तो इनको हाइड करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 -1 यानी कि -1 -6 के साथ। तो ये जो 3 3 और 3 यानी कि 9 अवयव आए हैं, ये आपके उप सारणी कहलाते हैं, यानी कि प्रत्येक अवयव के उप सारणी है। अगर आपसे पूछा जाए कि -3 का उप सारणी कितना होगा, -3 का उप सारणी कितना होगा, तो हम कह देंगे -3 का उप सारणी का मान -7 है। अगर ये पूछा जाए कि इस 2 का, 2 यहाँ पे भी है, इस 2 के उप सारणी का मान कितना है, तो ये उप सारणी 31 का है, तो इसका मान 2 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम उप सारणी ज्ञात करते हैं। उप सारणी ज्ञात करने के बाद में जो अगला स्टेप अपना है वो है सहखंड का, सहखंड यानी कि कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए वही चीज F11 F12 F13 आगे भी करेंगे, पहले इन तीन के बारे में देखते हैं। आपको ये बताया था कि Fij जो है वो -1 की पावर i + j Mij के बराबर होता है। इसको आप एक फॉर्मूले के रूप में भी याद कर सकते हो, अगर करना हो, बाकी 1 2 बार करोगे तो खुद ब खुद ये समझ में आ जाएगा कि हमें करना कैसे है। तो F11 देखो, आप पहले M11 M12 और M13 का संख्यात्मक मान नोट कर लो, कितना है, 2 11 माइनस का और 5। ये नोट करने के बाद में ये देखो, एक में एक जोड़ो, 2 एक सम संख्या है तो वैसा का वैसा रह जाएगा, सम है तो नो चेंज। 1 + 2 क्या है, विषम, विषम है तो
चेंज यानी कि ये प्लस माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। F13 है तो 1 + 3 4, तो ये 5 था, सम आया है तो ये 5 का 5 ही रह जाएगा। इसी प्रकार से हम F21, F22 और F23 ज्ञात करेंगे। तो इनको ज्ञात करने के लिए यही देखते हैं M21 का मान कितना है। M21 का मान -6 है और 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 आता है, जो कि एक विषम संख्या है, तो -6 चेंज होके 6 में रह जाएगा। M22 का मान -3 है और 2 में 2 को जोड़ते हैं 4, 4 एक सम संख्या है, तो इसका मान नहीं बदलेगा, ये -3 रह जाएगा। और उसी के बाद M23 का मान -3 है और 23 यानी कि 2 में 3 को जोड़ेंगे 5, तो चिन्ह चेंज होगा, तो ये -3 का 3। इसके बाद में बचेगा F31, F32 और F33, ये तीनों। तो F31 का देखते हैं, M31 का मान है 2 और 3 में 1 को जोड़ते हैं तो आता है 4, जो कि एक सम संख्या है, तो मान में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। 32 की बात करते हैं, इसका मान 1 आ रहा है M32 का, तो 3 में 2 को जोड़ते हैं 5, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 6 है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये -7 है तो ये भी आपका -7 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमने सारणिक के उप सारणिक और सहखंड का मान हमने ज्ञात करना सीख लिया है। तो अब सारणिक का मान सहखंडों की सहायता से, देखो सारणिक का मान हमें ज्ञात करना आता है, जो कि प्रसार विधि से हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहे कि प्रथम पंक्ति के सहखंडों की सहायता से, प्रथम पंक्ति के सहखंडों की सहायता से सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, अगर ये सवाल आ जाए तो करना क्या है, पहली पंक्ति को देखिए, पहली पंक्ति ये है, तो आप सीधा ये लिखोगे डेल्टा बराबर A11, पहली पंक्ति के अवयव कौन कौन से हैं, A11 है प्लस A12 है प्लस A13 है, ये आपके पहली पंक्ति के अवयव हैं। और इनको इनके संगत F यानी के सहखंडों से गुणा कर दो और उनका योग कर लो, ये आपका मान आ जाएगा सारणी का। अगर मान लो यहाँ प्रथम पंक्ति की बजाय ये आता है कि द्वितीय पंक्ति, तो द्वितीय पंक्ति आती है, बाकी ये लाइन है द्वितीय पंक्ति के सहखंडों की सहायता से, तो आप ये करोगे डेल्टा बराबर क्या करोगे, द्वितीय पंक्ति ये है ना, तो द्वितीय पंक्ति के अवयव कौन से होंगे, A21 प्लस A22 प्लस A23 और इनके संगत सहखंड जो कि हैं F21, F22, F23, इनसे गुणा करके इनका योग कर लो, आपके पास सारणी का मान आ जाएगा। अगर आपसे ये कहे तृतीय पंक्ति की बजाय अगर मैं यहां लिख देता हूं तृतीय स्तंभ, तो क्या होगा, हमें तीसरे स्तंभ के अवयव लेने पड़ेंगे। तृतीय स्तंभ का मतलब ये हो गया कि आपको A13, A23, A33 और इनके संगत 13, F23, F33 लेना है। अब कोई भी दो का मान आप ज्ञात करके चेक कर सकते हो कि दोनों का मान समान आएगा। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि सारणी का मान सही है, यानी कि हमने सही ज्ञात किया है, और ऐसा ही होना चाहिए। जैसे A11 का मान यहाँ पे 1 है और 1 को मैं F11 यानी कि 2 से गुणा करूंगा, प्लस A12 का जो मान है वो 2 है और उसको मैं F12 यानी कि 11 से गुणा करूंगा। A13 का मान 0 है और 0 को मैं गुणा करूंगा F13 यानी कि 5 से। तो कहने का मतलब इतना ही है, 2 + 22 यानी कि इसका मान आ जाएगा 24। और एक इसका लेके चेक कर लेते हैं कि भाई इससे क्या आ रहा है। हमने सबसे पहले पहली पंक्ति को लेके सॉल्व किया है, अब हम जो तीसरा स्तंभ है यानी कि इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो A13 का मान 0 है और F13 का मान 5 है, A23 का मान 1 है और F23 का मान 3 है, A33 का मान -3 है और F33 का मान -7 है। तो ये आ गया 3 + 21 यानी कि 24, और उससे भी कितना आ रहा था 24। तो बात यही है
कि अगर हमें सहखंडों की सहायता से, कोफैक्टर की सहायता से डिटरमिनेंट का मान, सारणी का मान ज्ञात करना है तो हम ये काम करेंगे। अब एक हमने ये देखा था कि अगर हम संगत अवयव के साथ में सहखंड ले रहे हैं, उसकी बजाय मान लो कि मैंने A11 ले लिया, A12 ले लिया, A13 ले लिया, यानी कि मैंने पहली पंक्ति के अवयव तो ले लिए हैं लेकिन सहखंड में दूसरी पंक्ति के ले रहा हूं। सहखंड दूसरी पंक्ति का मतलब F21, F22, F23, पहली पंक्ति लिए मैंने, अवयव किसके लिए? पहली पंक्ति के। सहखंड किसके लिए? दूसरी पंक्ति के। तो इसका मान हमें हमेशा 0 प्राप्त होगा। यानी कि अगर सारणी का मान ज्ञात करना है तो संगत जो अवयव है इन एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर यानी कि सहखंड से गुणा करना है और उनका योग करना है। लेकिन अगर हम ऐसा न करके ये कार्य करते हैं तो हमें हमेशा 0 प्राप्त होगा। ये भी सारणी की आप ये कह सकते हो कि एक प्रॉपर्टी है कि सारणी के अवयवों को संगत सहखंडों से गुणा न करके अन्य पंक्ति के सहखंडों से गुणा किया जाता है। और अगर हम स्तंभ ले रहे हैं तो अन्य स्तंभों के सहखंडों से गुणा किया जाता है तो उसका मान 0 आता है। देखो कैसे आता है, A11 का मान यहाँ पे 1 है और F21 का मान यहाँ पे 6 है, प्लस A12 का मान यहाँ पे 2 है और F22 का मान यहाँ पे -3 है, प्लस A13 का मान 0 है और F23 का मान 3 है। तो ये आ गया 6 - 6 + 0 यानी कि 0। इस प्रकार से ये भी जरूरी नहीं है कि हमने पहली पंक्ति लिए दूसरे, आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो कि A11 F31 यानी कि तीसरी पंक्ति के सहखंड आप ले सकते हो। A12 F32, A13 F33, तो भी इसका मान 0 आएगा। ये बात चल रही है पंक्तियों की। स्तंभों में भी यही नियम है कि स्तंभ अगर हम लेते हैं, जैसे मैंने लिया A11, फिर दूसरा मैं लूंगा A21, फिर तीसरा मैं लूंगा A31 और मैं सहखंड लेता हूं दूसरे स्तंभ के यानी कि F21, F22, F23, तो भी इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने ये देखा है कि किसी भी सारणी के उप सारणी और सहखंड को कैसे ज्ञात किया जाता है और उनको ज्ञात करने के बाद में सारणी का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, साथ ही सादृश्य चित्र की सहायता से सारणी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है।